हे गाइस, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एलआरबी, दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जीआईबी 2021 प्रिपरेशन, क्लास नंबर 7 के बाद क्लास नंबर 8, सॉरी क्लास नंबर 8 जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड एसेट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन इंडिया अंडर सेक्शन 24 of BR Act may be held in the form of cash only, cash and gold only, gold and encumbered approved security, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाता है SLR। इसमें कुछ और बात कर नहीं रहे हैं, इसमें ये बात कर रहे हैं SLR की बात कर रहे हैं। तो SLR जो है गोल्ड और एनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ की बात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट कैश बुक्स बीइंग मेंटेन बाय द बैंक। कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट, कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट बुक, सेक्शनल कैश बुक एंड कैश बैलेंस बुक, तीनों की तीनों यूज़ हो जाता है आपका बैंकिंग में। ठीक है, तीनों रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है जनरल लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बैंक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। किस पे जनरल लीन लगाया जा सकता है? जो कि बैंक के पास आर्टिकल्स सेफ कस्टडी पे है। if the articles in safe custody, then it can be used for general lien. Okay. अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग with whom. It has to be consulted with the RBI governor. After that only the central government can give directions to the RBI. अगला है अंडर सेक्शन 23 ऑफ BR एक्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक अ डैश कैन ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कैन ओपन ए न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक एज पर द सेक्शन 23 ऑफ BR एक्ट। अगला है 3 कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स अलॉन्ग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट सेंड टू द रिजर्व बैंक अंडर द सेक्शन 31 ऑफ BR एक्ट हैव ऑल्सो सेंड टू द, क्या आंसर हो जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है डैश में रेगुलेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स इंक्लूडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स बाय बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इंक्लूड रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला है एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन में बी प्रिफर्ड विथ। अगर नेशनल कमीशन के अगेंस्ट में अगर अपील करना है तो कहाँ पे करना होता है? तो आपका होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग कैन गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई। ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकती है विद द कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर। ऐसा नहीं कि कुछ भी ना, आरबीआई गवर्नर के साथ बात करके। अगला है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज हु नोटिफाइज द प्लेसेस फॉर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो आंसर हो जाएगा इसका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो है टाइटल डीड्स से रिलेटेड आप लोग का इक्विटेबल मॉर्गेज का आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, अगला है एज पर द रूल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 द बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वाइल ओपनिंग अकाउंट ऑफ ए कंपनी। अकाउंट ऑफ ए कंपनी खोलते समय आपको क्या आनी चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पर्सन ऑपरेटिंग द अकाउंट। तीनों के तीनों ये सारे चीज़ आपको चाहिए रहता है। हाँ, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सबके सब चीज़ चाहिए अगर आपको ओपन करना है किसी भी कंपनी का अकाउंट। अगला है एज पर द रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगला है द पर्सन गिवन लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज कॉल्ड। इट इज़ कॉल्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ कॉल्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगला है द डिसीजन ऑफ स्केल 3 बैंक ऑफिशियल इन रिटर्न इन राइट ऑफ द लिएबिलिटी विल हैव टू बी अप्रूव्ड बाई, इट शुड बी अप्रूव्ड बाई चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन इसको अप्रूव करना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड मटेरियल अल्टरेशन। चेंजिंग द डेट, चेंजिंग द अमाउंट, चेंजिंग द रिलेशन ऑफ द पार्टीज। ये तीनों का मतलब क्या होता है? मटेरियल अल्टरेशन होता है। तो नन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तीनों चीज़ जो है मटेरियल अल्टरेशन होता है, चेंजिंग द डेट, चेंजिंग द अमाउंट, चेंजिंग द रिलेशन ऑफ द पार्टीज। अगला है विच काइंड ऑफ बैंकिंग कंपनीज कैन बी लॉन्च्ड विद द कंज्यूमर बैंकिंग फोरम, चार्जिंग एडसेस interest on loans,
पेमेंट ऑफ लेस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, फोर्जरी इन अकाउंट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये कंज्यूमर बैंकिंग फोरम में लॉन्च किया जा सकता है कंप्लेंट, ठीक है। अगला है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इन चेन्नई, चेन्नई में उसके रजिस्टर्ड ऑफिस है, एंड इट्स फैक्ट्रीज एट बैंगलोर, बैंगलोर में उसका ऑफिस है। द कंपनी अवेल्ड बैंक लोन इन द मुंबई, मुंबई में एक बैंक लोन लिया है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ कंपनीज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी क्रिएटेड एट व्हाट प्लेस, एनी नोटिफाइड सेंटर में, कहीं पे भी नोटिफाइड सेंटर है वहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्रिएट किया जा सकता है। अगला है आपका जो है, विच करंट डिपॉजिट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, चेकबुक मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है, कस्टमर सर्विस सब कुछ मिलता है, पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट डिपॉजिट में। अगला है, whose assistance can be taken for taking over assets if the borrower is resists giving possession to the assets, किसको देना पड़ेगा ऐसे में, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये दोनों का रोल चालू हो जाता है जब आपका पोजीशन देने को तैयार नहीं होता है कस्टमर, ठीक है, बोरोवर, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट इज ए और बी। अगला है, ए टैक्सी इज फाइनेंस्ड बाय द बैंक एंड इट इज हाइपोथेकेटेड बाय द बैंक, the taxi met with an accident and the passengers were injured, compensation can be, क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक टैक्सी अगर हायर किए हैं बैंक से, तो टैक्सी हाइपोथिकेशन कौन लेता है, बैंक ले लेता है, लेकिन पोजीशन किसके पास रहता है, टैक्सी वाले के पास, क्योंकि टैक्सी तो वही चला रहा है, अगर जिसके पास पोजीशन होता है वही पे करता है। तो बैंक को क्या है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है अगर टैक्सी से कोई भी एक्सीडेंट होता है, टैक्सी से कोई भी इंजरी होता है, कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम द बैंक, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द टाइटल डॉक्यूमेंट्स आर हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द ट्रेडिंग पार्टनर्स, द रोल ऑफ बैंक इज लिमिटेड टू क्लियरिंग फंड्स एज रिक्वायर्ड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को इसको रटना पड़ेगा, इसका आंसर है क्लीन पेमेंट्स, क्लीन पेमेंट्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है आपका, द बैंकर शुड नॉट डैश द अकाउंट फॉर ऑफ हिज कस्टमर अनलेस देयर इज अ जस्टिफाइबल रीजन फॉर द क्लोजर, क्लोजर बोल दिया तो आंसर तो क्लोज ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको इसमें समझना क्या है कि ऐसे ही कुछ भी मतलब कोई भी कस्टमर आगे बंद कर दो मेरा अकाउंट, तो ऐसे बंद नहीं कर देते, कोई इंपॉर्टेंट रीज़न होना चाहिए, क्या रीज़न है पूछना है आपको, उसके साथ नेगोशिएट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं तो रिटर्न में लीजिए, बहुत कुछ सारा रहता है, तो ऐसे ही कुछ भी क्लोज नहीं कर देना है ऐसे करके, ठीक है, सिंपल सा। अगला है, बैंकर हु कलेक्ट्स द चेक फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर इज कॉल्ड, कलेक्ट कर रहे हैं तो कलेक्टिंग बैंक होगा, ऑब्वियस ही बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेक्टिंग बैंकर। अगला है, सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू विच बैंक, इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर, जो कि चेक कलेक्ट कर रहा है उससे कोई गलती होता है तो उसको सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट करता है, किसको, कलेक्टिंग बैंकर को। और सेक्शन 85 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू द विच बैंक, देन इट इज गिविंग द प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर, पेइंग बैंकर को कौन देता है, सेक्शन 85, और सेक्शन 131 किसको देता है, कलेक्टिंग बैंक, ठीक है। अगला है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आरबीआई डज नॉट हैव द अथॉरिटी एज फार एज द बैंक्स आर कंसर्न्ड, आरबीआई किसकी अथॉरिटी में क्या नहीं है, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ क्रेडिट इन्फो, इसमें तो है आरबीआई का रोल, मोरेटोरियम एमलगमेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, इसमें भी रोल है आरबीआई का, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज में भी आप लोग का आरबीआई का रोल है, तो डजेंट हैव तो आता ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता चल चुका होगा। अगला है, द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनबीएफसी इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इट इज़ डन बाय द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ डीआरटी एक्ट 1993, किसको नहीं मिलता है, कमर्शियल बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरटी एक्ट 1993 का बेनिफिट्स नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत कर सकते हो आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा साइड में, एनबीएफसी आर नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ डीआरटी एक्ट 1993। अगला है, द नेशनल कमीशन इज हेडेड बाई, इट इज़ हेडेड बाई एन इंडिविजुअल ऑफ हाई इंटीग्रिटी, individual of high integrity, that is option number D is the correct answer for the national commission head. अगला है, which of the following committees also recommended the setup of debt recovery tribunal, किसने किया,
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के कमेटी ने भी ये बोला कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सेक्शन 5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस। रिवोकेशन होता है कैंसिलेशन, और आंसर वही है आपका सेक्शन 5 जो है वो कैंसिल ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस जो है वो सेक्शन 5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स में लिखा हुआ है। अगला है ऐसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर एस्टेब्लिश अंडर, इट इज एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला है क्लब्स कैन बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लब्स कहीं भी रजिस्टर हो सकता है। अगला है इफ़ ए माइनर इज रिकॉर्डेड एज ए मेंबर बाय द कंपनी बाय मिस्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कंपनी हैज़ राइट टू रिसेंड द ट्रांजेक्शन, रिसेंड मतलब होता है कैंसिल या फिर उसको बंद करना या फिर उसको रोकना। कंपनी हैज़ द राइट टू रिसेंड द ट्रांजेक्शन या माइनर हैज़ द राइट टू रिसेंड द ट्रांजेक्शन, बोथ आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इफ द माइनर इज अलॉटेड शेयर्स एंड हिज नेम इज एंटर्ड एज द मेंबर ही इज लेबल टू द कंपनी, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। माइनर लेबल नहीं होता है कंपनी को, ये आपका पूरी तरह गलत है स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन। अगला है वाइल डीलिंग विद द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बैंक्स हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाई। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की बात की जाए जो सेबी जो है पूरी की पूरी रोल सेबी का होता है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है डील करता है आपका शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑफ द बैंक्स हैव द रेगुलेशंस आर फॉर्म बाई सेबी। अगला है व्हेन बोरोवर्स आर एंजॉइंग क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम मोर देन वन बैंक, बैंक्स शुड ऑब्टेन अ रेगुलर सर्टिफिकेशन बाय द प्रोफेशनल रिगार्डिंग compliance of various statutory prescriptions. Such clarification should be preferably from कंपनी सेक्रेटरी ओनली या चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली, किसी से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी ऑफ द दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग कंपनीज इंडेप्टनेस, कंपनीज ओनरशिप या कंपनी ओनरशिप ऑफ मशीनरी। सेकंड थर्ड तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है। आंसर होगा इसका कंपनीज इंडेप्टनेस जो है डिबेंचर आपका एक्नॉलेज करते हैं कंपनीज इंडेप्टनेस, ठीक है, ये आपका आंसर होगा कंपनीज इंडेप्टनेस। अगला है आपका एन अवार्ड विल बी executed the bank in which of the following manner. Complainant must submit acceptance letter within 1 month of he will accept the award in full and final settlement, very correct है। The bank shall comply the award within 5 days of receipt of acceptance from the complaint, it is also correct। The bank shall intimate the banking ombudsman about complaints of the award within the 15 days, it is also correct। All of the above is the correct answer। अगला है इफ द स्टिपुलेशन एग्रीड टू बी बिटवीन द पार्टीज इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन सच ए स्टिपुलेशन इज नोन एज। इसकी बात कर रहे हैं बिटवीन द पार्टीज इज एसेंशियल, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ए कंडीशन। एग्रीड स्टिपुलेशन एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज इज एसेंशियल का बात किया जाए तो इट इज़ ए कंडीशन, आंसर होगा इसका कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है ए डैश इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल, स्टिपुलेशन कोलैटरल की बात करें, यहाँ पे स्टिपुलेशन एग्रीड बोल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा स्टिपुलेशन एग्रीड में कंडीशन। यहाँ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कोलैटरल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वारंटी, इधर पे वारंटी आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा कंडीशन आ जाएगा। प्लीज़ समझिएगा, है ना डिफरेंस, क्वेश्चन आता है ऐसी। व्हेन द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज LC specifies the bank that is to negotiate the bills drawn under the letter of credit, then the bank is also called, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनेटेड बैंक, ठीक है। नेगोशिएट करने के लिए किसी बैंक को नॉमिनेट किया जा रहा है तो आपका इसको बोलते हैं नॉमिनेटेड बैंक, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, इसको बोलते हैं नॉमिनेटेड बैंक। अगला गारंटी ऑब्टेन्ड बाय डैश इज इनवैलिड, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय डैश इज इनवैलिड। कंसेंट यस सही होता है, एग्रीमेंट ये भी सही होता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड। अगर रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, गलत तरीके से अगर गारंटी दिखाया जा रहा है तो वो कैसे वैलिड हो सकता है, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्लास नंबर 8। तो इसको आप लोग देख सकते हैं और इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, एंड टेलीग्राम के लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो उस लिंक पे जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा। और अगर मैंने पिछले से वीडियो में बोला था कि अकाउंट्स का हो सके तो कुछ वीडियोस लाऊंगा, लेकिन LRB का तो पक्का चलते रहेगा सेशन।
LRB का आपको मेरी तरफ से इतने हैं कि इन वीडियोस में से ही क्वेश्चंस आने, अलग से कुछ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको डिटेल में आप इसको बार बार 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए चीज़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।